हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड दिस इज बेगी हियर। तो आज हम करने वाले हैं ब्रिटिश रूल। तो लेक्चर 1 हमने कर लिया है प्रीवियसली, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। तो आज हम करने वाले हैं ब्रिटिश रूल। तो इससे पहले हमने कंपनी रूल तक देखा था, ठीक है, लेक्चर 1 में। तो दिस इज लेक्चर नंबर 2। इसमें हम ब्रिटिश रूल देखेंगे कि ब्रिटिश रूल किस तरह से यहाँ पर जो है एग्जीक्यूट किया गया और कंपनी से किस तरह से यहाँ पर रूल वापस लिया गया या फिर ट्रांसफर की गई ऑल द पावर्स जो भी यहाँ पर कंपनी की थी ब्रिटिश रूल में। तो शुरू करने से पहले बता दूं दैट अनअकैडमी पर वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो डेफिनेटली एनटी यूजीसी नेट के लिए यहाँ पर प्रिपेयर करवाता हूँ। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हैं, और फ्री क्लासेस भी यहाँ पर बहुत सारी हो रही हैं। अनअकैडमी प्लस में आना चाहते हो तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर, क्रैश कोर्स आने वाला है अप्रैल से। तो एज यू ऑल नोट की भाई मई 2021 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए डेफिनेटली आप प्रिपेयर यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्रैश कोर्स आने वाला है, कंप्लीट कोर्स चल रहा है। बाकी पेपर 1 की भी यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस चल रही है, तो फ्री क्लासेस बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं आप। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर अगर आपको अपडेट्स चाहिए, क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। सर्च करना है यूजीसी नेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। सो ये कुछ प्राइस यहाँ पर रहेंगे अगर आप अनअकैडमी प्लस लेना चाहते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप, BEGI10 टू गेट 10% ऑफ इंस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। ये आपके प्लस के बेनिफिट्स हैं, ये आपके आइकॉनिक के बेनिफिट्स हैं। तो पर्सनल कोच आपको यहाँ पर मिल जाते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी क्लासेस के टाइम बता दूं मैं आपको, 9:30 AM रहता है क्लास पेपर 1 यूजीसी नेट का एग्जाम है, और 4 PM रहता है जी आपका टाइम। यहाँ पर आजकल कर रहे हैं PYQs ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फ्री क्लासेस है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, बस कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं अनअकैडमी पर, BEGI10 यूज कर सकते हैं और फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं सारी क्लासेस। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आज करने वाले हैं हम ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल कहाँ से शुरुआत हुई? 1858 के जो आपके एक्ट बेसिकली यहाँ पर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या हुआ कि जब 1857 में आपका रिवोल्ट हुआ, ठीक है, सिपाही जो म्यूटनी इसको हम कहते हैं, तो जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम कहते हैं, पहला जो स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, विद्रोह हुआ था। तो उस वजह से क्या हो गया कि ये जो एक्ट आपका आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया। विद्रोह की वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा जो कंपनी का रूल था वो यहाँ पर थोड़ा सा हिल गया था। हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर हो चुकी थी। कंपनी के रूल में बहुत सारी चीजें हो चुकी थी, क्योंकि अब इंडियंस जो है विद्रोह करना शुरू कर चुके थे। और यहाँ तक कि जो सिपाही म्यूटनी सबसे पहले जो सिपाहियों ने यहाँ पर शुरू करा था, तो डेफिनेटली वहां से ज्यादा उनको इम्पैक्ट पड़ा कि आपके हाथ से तो चीजें निकलती जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर सोचा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्राउन ने, कि क्यों ना अब खुद ही यहाँ पर जो इन्वॉल्व होके इंडिया पे रूल किया जाए। तो इस एक्ट को क्या कहा जाता है? एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कहा जाता है इसको। और इसको याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसने क्या किया, इसने एबॉलिश किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और साथ ही साथ ट्रांसफर की जो भी पावर्स थी, यहाँ पर गवर्नमेंट की जो भी पावर्स थी, टेरिटरीज, रेवेन्यूज, ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है। और इसने डेजिग्नेशन चेंज किया, यहाँ पर गवर्नर जनरल का उसको कहा गया वाइसरॉय, ठीक है, याद रखना। पहले वाइसरॉय हमारे पास कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, उनको जो पहला वाइसरॉय इंडिया का कहा जाता है। और वाइसरॉय जो है, इट वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। तो इंडिया में जो ब्रिटिश क्राउन का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो होगा वाइसरॉय। तो उसके कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि इसने ट्रांसफर किया जो भी गवर्नमेंट है, टेरिटरीज है, रेवेन्यूज है इंडिया के, फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। पहली बात तो ये जो हमने डिस्कस कर ली है, ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पर कोई रूल नहीं रहा, सॉरी आपकी कंपनी का यहाँ पर कोई रूल नहीं रहा, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सारी की सारी चीजें चली गई थी। जो पावर्स है यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन की, देवर टू बी एक्सरसाइज बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसने यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या है, रिप्लेस किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, ये बेसिकली एक मेंबर था आपका ब्रिटिश कैबिनेट का, और यहाँ पर इसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली थी। इसमें 15 के आसपास मेंबर्स थे, लगभग 15 मेंबर्स वहां पर रहते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल, यानी कि जो एक काउंसिल होती थी उसको असिस्ट करने के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसको आपने याद रखना है। और बाकी जो गवर्नर जनरल की बात करें, वाइसरॉय की बात करें, वो इसका एक एजेंट मात्र था, तो बिल्कुल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट ये भी करता था। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
फॉर इंडिया, इसको आप याद रख सकते हैं। तो 1858 का जो एक्ट था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो वहां से ये चेंजेस शुरुआत हुई और 1947 तक जो जो चेंजेस हुए वो हम देखने को यहाँ पर कोशिश करेंगे आज। तो उसके बाद क्या होता है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 आता है। तो बिल्कुल वर्किंग नॉलेज हम कहें कि जितनी आपको यहाँ पर जरूरत है वो सब कुछ मैं लेके आया हूं यहाँ पर। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 जो है यहाँ पर, इसमें क्या हुआ, एक तो इसमें जो रिकमेंडेशन है या हम कहें जो इसके की पॉइंट्स है वो आपने याद रखने हैं। तो इसने इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। यहाँ पर इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस शुरू हुए 1861 में। यहाँ पर जो इंडियंस हैं उनको इन्वॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश की गई। गवर्नर जनरल्स की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है एज नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो भी यहाँ पर इंडियंस थे, ये यहाँ पर कहा जाने लगा इस एक्ट में कि भाई इंडिया को भी या इंडियंस को भी यहाँ पर गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसमें रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, और उस रिप्रेजेंटेशन को ऑफिशियल ना से लेकिन नॉन ऑफिशियल यहाँ पर मेंबर बना देना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि लेजिस्लेटिव पावर्स यहाँ पर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की, उनको रिस्टोर किया गया, रिटेन किया गया। अब आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछता हूं, क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि ठीक है यहाँ पर रिस्टोर कर लिया बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को, तो कब छीना गया था, डिप्राइव कब किया गया था उनको इन लेजिस्लेटिव पावर से, ये बताना है कौन से एक्ट में। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया हुआ है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन यहाँ पर दी गई पोर्टफोलियो सिस्टम को, ठीक है, और एम्पावर किया गया गवर्नर जनरल टू फ्रेम रूल्स फॉर कन्वीनियंस। यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए गवर्नर जनरल को यहाँ पर ये ऑथराइज किया गया, एम्पावर किया गया कि आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी रूल यहाँ पर बना सकते हैं जो आपको यहाँ पर काम करने में आसानी करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 का। तो बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें देखो क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शंस यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, कौन से एक्ट में यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए। तो आपका इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 है जहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, और नॉमिनेशन पावर फिर भी यहां पर अभी तक गवर्नर जनरल के हाथों में ही थी। और डिस्कशन की बात करें बजट पे, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम यहां पर था, जो भी यहां पर डिस्कशन होनी थी, ठीक है। 61 से उसके बाद डायरेक्टली 92 में आया था आपका इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इसको आपने याद रखना है। सो मूविंग अहेड, यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट एक और आता है आपका 1909 में, जो कि एक इंपॉर्टेंट एक्ट यहाँ पर कहलाया जाता है, और यहाँ की बहुत सारी जो इसके यहाँ पर प्रोविजंस भी हैं, स्टेटमेंट्स भी हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, पढ़ा होगा आपने काफी बार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो लॉर्ड मॉर्ले थे, लॉर्ड मिंटो थे, ये इन्वॉल्व थे। लॉर्ड मॉर्ले यहाँ पर क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, और लॉर्ड मिंटो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि जो पहला नाम आता है, पहला नाम आपका आएगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, और दूसरा जो नाम आएगा, ऑलवेज याद रखना, वो आएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, ठीक है, यानी कि मॉर्ले मिंटो, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना, आगे भी एक ऐसा ही एक्ट आने वाला है, वहां पर भी आप देखेंगे इस चीज को। तो इस एक्ट ने क्या किया, इट चेंज द नेम ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसको चेंज किया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका जो नाम जो है चेंज कर दिया। पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको कहा जाता है। तो फंक्शन जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का था ये बढ़ाया गया, ठीक है। और ये जो एक्ट है, इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, यहाँ पर आपको इसको ध्यान में रखना है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इस एक्ट ने मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। यहाँ पर कम्युनिटी के बिहाफ पे, रिलीजन के बिहाफ पे यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया, किसने, इस पर्टिकुलर एक्ट ने। तो सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट लाया गया मुस्लिम्स के लिए, तो मुस्लिम्स को यहाँ पर अलग से ही एक इलेक्टोरेट या हम कहें कि रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई। और ये एक्ट है, इसने लीगलाइज कर दिया कम्युनलिज्म को। और लॉर्ड मिंटो यहाँ पर इन्वॉल्व थे। तो लॉर्ड मिंटो कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम, और उनको कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास यहाँ पर रहता है, इसको आपने याद रखना है। कभी डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन आता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो इट्स लॉर्ड मिंटो, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो बात करते हैं कुछ अगले एक्ट्स की यहाँ पर। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है आपका 1919, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसको पहले तो एक बात और याद रखना, मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म इसको कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, पहला नाम जो है वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया रहेगा यहाँ पर, और जो दूसरा नाम है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये रहेंगे आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस चीज को आपने याद रखना। और 1919, 1909 ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्ट रहने वाले। यहाँ से काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस में नेट भी कर रहे हैं तब भी, और यूपीएससी में काफी बार यहाँ से पूछे गए क्वेश्चंस। तो सेपरेशन यहाँ पर की गई सेंट्रल सब्जेक्ट्स की फ्रॉम प्रोविंशियल सब्जेक्ट से। तो आपके सेंट्रल जो यहाँ पर सब्जेक्ट थे, सेंट्रल फंक्शंस थे, उनको स्टेट के फंक्शन से क्या है अलग किया कर दिया गया यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर एक सिस्टम लाया गया जिसको हम कहते हैं डायरकी। डायरकी में क्या था यहाँ पर, डायरकी जो आपका है इसमें दो रूल यहाँ पर बेसिकली हम कह सकते हैं कि डबल रूल का यहाँ पर सिस्टम लाया गया। तो इसमें हुआ क्या दो तरह के सब्जेक्ट्स यहाँ पर लाए गए प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में। तो ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट यहाँ पर लाए गए। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट आपके वो थे जो यहाँ पर एडमिनिस्टर या मैनेज किए जाने थे गवर्नर के द्वारा विद द एड या हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए। वो वाले यहाँ पर सब्जेक्ट होंगे जो यहाँ पर गवर्नर मैनेज करेगा, किसकी सहायता से, आपकी मिनिस्टर्स जो यहाँ पर रहेंगे रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स यहाँ पर दूसरे तरह के होते हैं। रिजर्व्ड फंक्शन वो फंक्शन होंगे जो कि मैनेज किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, और उसकी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। लेकिन एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों फंक्शन करेगा गवर्नर ही यहाँ पर एडमिनिस्टर, लेकिन एक में वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स होंगे, उसकी हेल्प लेगा। और दूसरे फंक्शन जो होंगे रिजर्व सब्जेक्ट होंगे, वहां पर उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी खुद की, जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। इसको आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मूविंग अहेड, यहाँ पर हमारे पास कुछ और चीजें सामने आती है, जैसे एक ड्यूल स्कीम जिसको हम कहते हैं कि डायरकी। जैसे कि मैंने कहा कि डायरकी ये है जिसमें क्या है ड्यूल, यहाँ पर क्या है डबल रूल यहाँ पर चल रहा है। ग्रीक वर्ड है बेसिकली डायरकी, तो इसका मतलब होता है डबल रूल। तो डबल रूल यहाँ पर बेसिकली होता है। हाउएवर ये एक्सपेरिमेंट है, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट आपके सामने है। और इस एक्ट ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया पहली बार बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन। अब देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस पर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कहाँ किए गए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। यहाँ पर आपके सामने आ रहा है अब डायरेक्ट इलेक्शन। तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको आपने याद रखना है। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसको रिप्लेस किया गया बाइकैमरल लेजिस्लेचर के द्वारा। मतलब दो हाउस यहाँ पर होंगे। बाइकैमरल का मतलब हो गया दो हाउसेज यहाँ पर रहेंगे आपके लेजिस्लेचर में, जिसमें अपर हाउस रहेगा, एक लोअर हाउस रहेगा। अपर हाउस आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। आज की डेट में भी आपको पता है लोकसभा राज्यसभा यहाँ पर है। तो यहां से शुरुआत हुई थी। तो 3 of the 6 members of the गवर्नर जनरल काउंसिल्स वर टू बी इंडियन। देखो भाई, एक होता है आपका कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ के अलावा जो भी 6 मेंबर यहां पर होंगे, उनमें से आपके गवर्नर जनरल की काउंसिल में इंडियन कितने होने चाहिए थे, 3 मेंबर्स वर टू बी इंडियन शेयर, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और उसके बाद बात करते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिर से यहां पर हो जाता है। उसको डायरेक्टली 1947 का यहां पर एक्ट देखेंगे। तो फेडरेशन यहां पर सबसे पहले बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। तो यहां पर एस्टेब्लिशमेंट की गई एक ऑल इंडिया फेडरेशन की, जिसमें आपके प्रोविंसेस स्टेट्स रहेंगे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स रहेंगे, जो आपके जो राजा महाराजा होते थे उसके जो स्टेट्स है वो उनकी यूनिट बेसिकली रहेंगी। इसमें पावर्स को डिवाइड किया गया सेंटर और उन यूनिट्स के बीच में, यानी कि सेंटर था, बाकी जो कुछ स्टेट्स थे उनके बीच में क्या है पावर्स को डिवाइड किया गया। और 3 तरह की लिस्ट यहाँ पर थी फंक्शंस की। फंक्शनल लिस्ट यहाँ पर 3 थी। एक फेडरल थी, 59 आइटम्स उस दौरान थी। सेंटर यहाँ पर उनके लिए रूल्स बनाएगा। प्रोविंशियल थी
जिसमें 54 आइटम्स थे, जिसमें जो है प्रोविंसेस जो है उसके लिए रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और कनकरेंट लिस्ट यहाँ पर आती है जो कि दोनों के लिए रहेगी, 36 आइटम उस दौरान थे। तो ये आप रिलेट कर सकते हैं आज की लिस्ट में जो यहाँ पर है, एक आपका यूनियन लिस्ट है, दूसरा आपके पास स्टेट लिस्ट है, और उसके बाद एक कनकरेंट लिस्ट आपके पास है। हालांकि फिर रेजिडरी यहाँ पर जो भी मैटर्स रहते थे वो भी अलग चीज है। तो ये 3 तरह की लिस्ट आज की डेट में हमारे पास है। तो यहां से समझ सकते हैं कि भाई शुरुआत यहां से हुई। तो ये भी हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे, इंडियन जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो है उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आपने इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, उसी के हिसाब से क्या है आगे आगे आपको चीजें समझ आएंगी। उसके बाद रेजिडरी पावर जो होती है, जो बची हुई पावर जो होती है, जो किसी भी लिस्ट में यहाँ पर एनलिस्टेड नहीं है, उनको यहाँ पर दिया गया गवर्नर जनरल के पास। और फेडरेशन जो है, एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि फेडरेशन कभी भी जो है एग्जिस्टेंस में यहाँ पर नहीं आई। तो क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने यहाँ पर ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है, दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया फेडरेशन को। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हो सकती है। तो प्रोविंशियल ऑटोनोमी, प्रोविंशियल ऑटोनोमी का मतलब हो गया कि इसमें डायरार्की को एबॉलिश कर दिया गया, पहली चीज तो ये है। और प्रोविंशियल ऑटोनोमी को यहाँ पर क्या है, एस्टेब्लिश कर दिया गया। प्रोविंसेस को यहाँ पर फ्रीडम थी सेंटर के कंट्रोल से एक टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो यहाँ पर सेंटर का कंट्रोल काफी हद तक कम हो गया था। जो प्रोविंशियल ऑटोनोमी की हम बात कर रहे हैं तो काफी ज्यादा दी गई थी, यहाँ पर अपने हिसाब से काम वो कर सकते थे। और सेंटर में डायरार्की लाने की कोशिश करी, फिर स्टेट में तो ला ही रहते हैं आप, ठीक है, उसके बाद आप सेंटर में भी कोशिश कर रहे हैं कि डायरार्की लाए, डबल रूल यहाँ पर लाया जाए। तो इसमें भी जो है फेडरल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में, जैसे कि हमने स्टेट या प्रोविंसेस में देखा था। लेकिन ये ऑपरेशन में नहीं आया, जो कि मतलब नहीं यहाँ पर रन अप कर पाए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो बाइकैमरलिज्म की बात करें प्रोविंसेस में, ये भी इसका एक प्रोविजन यहाँ पर था। तो 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस थे तो उसमें से 6 प्रोविंसेस ऐसे थे जहां पर बाइकैमरलिज्म लाया गया। तो जैसे आपका बॉम्बे है, बंगाल है, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस, तो इनमें लाया गया आपका बाइकैमरलिज्म। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली होती थी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती थी। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका अपर हाउस होता था, लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी लोअर हाउस में होती थी। तो क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आज की डेट में कितने स्टेट्स में है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो ये आपने यहाँ पर देखना है, क्योंकि आगे तो हम पढ़ेंगे इन चीजों को, फिर भी जरा देख लेना इन चीजों को। तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर दी गई थी, फिर भी यहाँ पर क्या है, बाइकैमरलिज्म था। तो इस तरह से आप यहाँ पर चीजों को याद रख सकते हैं। तो लास्ट में आता है हमारे पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, जिसमें जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस दी गई कुछ प्रोविजंस के थ्रू। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर फंक्शन करती थी अंडर द प्रोविजन ऑफ 1919 एक्ट के थ्रू 1947 तक, क्योंकि 1935 जो एक्ट था उसके प्रोविजंस यहाँ पर जो ऑपरेशन में नहीं आए। तो 1947 का जो एक्ट था इसके जो प्रोविजंस थे वो क्या क्या थे, देखो भाई। पहली चीज है, इसने इंडिया को डिक्लेयर किया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट। पहली चीज तो ये थी, बिल्कुल इंडिया अब इंडिपेंडेंट है। सोवरेन है, सोवरेन का मतलब होता है कि सुप्रीम है, अब इसके ऊपर किसी का रूल नहीं है, अपने हिसाब से यहाँ पर सब कुछ इंडिया कर सकता है, अपने लिए पॉलिसीज बना सकता है। डेजिग्नेट किया इसने गवर्नर जनरल जो यहाँ पर था इंडिया का, इसको प्रोविंशियल गवर्नर सॉरी यहाँ पर जो इंडिया का जो गवर्नर जनरल था बेसिकली, और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको डेजिग्नेट किया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। अब वो क्या थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, नॉमिनल हेड यहाँ पर बेसिकली उनको बनाया गया। और इसने ड्यूल फंक्शन असाइन करे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को। जैसे कि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1946 में यहाँ पर बनी थी, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी थी और लेजिस्लेटिव असेंबली थी। समझ सकते हैं कि भाई आपका इंडिया का पार्लियामेंट अगर उस दौरान कोई था एकदम से, वो था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। यही यहाँ पर पॉलिसीज बनाएगी, यही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ठीक है। तो दोनों ड्यूल फंक्शन दिए गए, 2 तरह के फंक्शन यहाँ पर दिए गए आपके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को। तो इसको भी देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो सोवर्न बॉडी इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था कि भाई आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अभी सोवर्न है, ये बिल्कुल इसमें जो है इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सुप्रीम बॉडी है, ये जो भी यहाँ पर काम करेगी ये वो वैलिड होगा यहाँ पर। और जिस तरह से ये करना चाहती है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो भी पॉलिसीज बनाना चाहती हैं बिल्कुल बना सकते हैं। तो फ्रीडम दी यहाँ पर इंडियन प्रिंसिपल स्टेट्स को, यहाँ पर जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे उनको फ्रीडम दी गई कि भाई आप या तो इंडिया को ज्वाइन करो, या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। तीनों चॉइसेस हैं आपके पास, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। और 14 और 15 अगस्त को क्या हुआ, 14 एंड 15 अगस्त की मिडनाइट को 1947 में ब्रिटिश रूल यहाँ पर खत्म हो गया और पावर जो है यहाँ पर ट्रांसफर की गई 2 नए इंडिपेंडेंट डोमिनियंस को, जो कि आपका इंडिया है, दूसरा है पाकिस्तान। डिवाइड हो गया था उसके बाद, ठीक है।
और लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक और है, नोट डाउन कर लेना। तो माउंटबेटन यहाँ पर जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल बने न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया की है, ये फॉर्म की गई 1946 में, और पार्लियामेंट बन गई इंडियन डोमिनियन की, जब तक कि आपका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो पाता। तो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो यहाँ पर ब्रिटिश रूल का हमने थोड़ा सा देखा कि किस तरह से कौन कौन से एक्ट आए, क्या क्या उसमें प्रोविजंस थे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, क्या क्या चीजें उसमें हुई, और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको जानना यहाँ पर जरूरी है। फिर जो है हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मैनी मोर थिंग्स वी विल डिस्कस हियर, एंड होपफुली आप सभी को काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी ये सीरीज। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि यहाँ पर आपको मैं पीडीएफ भी देता रहूंगा साथ साथ में, ठीक है, इस लेक्चर्स की फ्री में, और बिल्कुल फ्री है। तो जस्ट आपने यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर सर्च करना है, वहां पर ज्वाइन कर लेना है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नेट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कंप्लीट कोर्स चल रहा है अनअकैडमी पर। क्रैश कोर्स आने वाला अभी अप्रैल में, अप्रैल 1 से शुरू हो जाएगा, और पेपर 1 की भी क्लासेस हो रही है, और फ्री क्लासेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, फॉलो कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्रोफाइल का। और पेपर 1 है, पेपर 2 है, एनटीयूसी नेट आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है प्राइसेस रहेंगे। तो अगर आप कोड यूज करते हैं बेगी10 तो बिल्कुल आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।